एक तरफ जहां पाकिस्तान भारत से बुरी तरीके से परास्त हुआ, भारत की सैन्य ताकत के आगे पाकिस्तान सीज फायर की भीख मांगता दिखा, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को हर मोर्चे पर भारत से बचाने के लिए जिगरी दोस्त चीन तैयार हो गया है। पाकिस्तान को बचाने के लिए चीन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, चाहे हथियारों के जरिए मदद हो या फिर आर्थिक सहायता। चीन आतंकिस्तान के पीछे खड़ा दिख रहा है। भारत की वाटर स्ट्राइक के बाद अब चीन उसके लिए पानी का इंतजाम भी कर रहा है। दरअसल भारत से तनाव के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। पाकिस्तान पर भारत की कार्रवाई के बाद चीन ने पाकिस्तान में मोहम्मद डैम के निर्माण को तेज करने की घोषणा की है। चीन ने इसे पाकिस्तान के लिए नेशनल प्रोजेक्ट बताया है। इस डैम को निर्माण जो है वो चीन की सरकारी कंपनी यानी चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कर रही है, जो एक महत्वपूर्ण हाइड्रो पावर और वाटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है। इस कंपनी ने 2029 में इस काम को शुरू किया था, जिसे अगले साल तक पूरा होना है। लेकिन भारत के खतरे को देखते हुए अब काम और तेजी से पूरा करने की कवायद में चीन जुट चुका है। यह पाकिस्तान में चीन का बन रहा दुनिया का 5वां ऊंचा डैम होगा, जिसकी ऊंचाई 700 फीट है। अगर यह प्रोजेक्ट पूरा होता है तो पेशावर को हर दिन 30 करोड़ गैलन पानी सप्लाई होगा। सिंधु जल समझौते के रद्द होने से पाकिस्तान खतरे में पड़ गया था, क्योंकि पाकिस्तान की लगभग 80% आबादी कृषि के लिए सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। ऐसे में चीन का यह प्रोजेक्ट कृषि भूमि की सिंचाई भी करेगा। यानी एक बार फिर चीन की चाल दुनिया के सामने आ चुकी है। एक तरफ वो आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने की बात करता है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीछे खड़ा नजर आता है, जो अपने आप में एक आतंकी फैक्ट्री है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव, फॉरेन एक्सपर्ट जुड़ेंगे। हमारे साथ अभिषेक प्रताप सिंह, चीन मामलों के जानकार जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ अकु श्रीवास्तव, संपादक हैं नवोदय टाइम्स के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। सबसे पहले अनुज माथुर जी, मैं आपके साथ शुरुआत करूंगा। चीन की जो नापाक हरकत है वो एक बार फिर से सामने आ रही है। स्वात नदी पर जो डैम बन रहा था, जिसे 2027 में पूरा चीन की जो कॉर्पोरेशन कंपनी है, जो सरकारी कंपनी है, जो पूरा करना चाहती थी मोहम्मद डैम को, अब वो उससे समय से पहले पूरा करना चाहती है। इरादा, मकसद बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए पानी मुहैया कराना। आशीष, देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये बिल्कुल उसका इन्होंने क्या किया है कि उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि इसको एक्सपेडाइट करेंगे। मेरा ये मानना है कि ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना है, कोई नई नई इसमें कोई बात नहीं है। और दूसरी बात ये हमको ये देखनी चाहिए कि ये इस जो प्रोजेक्ट का लाभ, इस प्रोजेक्ट का लाभ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके को और पेशावर उस इलाके को जा रहा है। तो जो सिंधु नदी के जो जो प्रवाह को रेगुलेट करने से जिस भाग पे असर पड़ रहा है, वो भाग मेरे हिसाब से अभी भी उतना ही असर उसके ऊपर पड़ता रहेगा। देखिए, एक बात बताऊं, तो सिंधु और सिंधु के जो झेलम और चिनाब है, उन नदियों के पानी से जो पाकिस्तान में काम हो रहा है, वो लगभग उनका 25% जीडीपी वहीं से निकल करके आता है। तो ये प्रोजेक्ट हालांकि उनको लाभ होगा, फायदा होगा, लेकिन उस हिस्से में जा रहा है ये फायदा जो कि खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। और वहां पर अभी देखिए हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं। तनावपूर्ण है। वो खुद ही चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से अलग हो जाएं, वहां की आवाम की मांग है। हाँ, तो उससे वही मैं कह रहा हूँ कि उससे क्या है कि कुछ ना कुछ इनको और परेशानी का सामना वहां करना पड़ सकता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के लोकल लोग भी कहीं ना कहीं चीन द्वारा बनाए जा रहे इन प्रोजेक्ट्स के खिलाफ है। और अगर पहले भी थे और अब तो और ज्यादा उसके खिलाफ होते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा उनको भी लगता है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये बिजली की भी आपूर्ति करेगा, ये पेयजल की भी आपूर्ति करेगा, कृषि को भी बढ़ावा देगा, तो ये मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट उनको भी, उनके लिए क्योंकि लाभदायक है, तो उससे उस प्रकार का कोई खतरा जिसकी बात हम सोच सकते हैं वो नहीं है। लेकिन जो सिंधु रिवर सिस्टम के जो पानी को रेगुलेट हम कर पा रहे हैं, उसका असर यथावत मेरे को लगता है बना रहेगा। और ये प्रोजेक्ट वैसे ही 2026 के एंड तक खत्म होना था, 2-4 महीने पहले करना शुरू कर देंगे, क्योंकि क्या होता है कि व्हेन यू आर टुवर्ड द एंड, जब आप उसको प्रोजेक्ट को पूरा करने के अंत के करीब होते हैं,
तो उसको बहुत ज्यादा एक्सपीडाइट करके नहीं किया जा सकता। कंक्रीटिंग उसकी रूटीन कोर्स में भी कंक्रीट फिलिंग शुरू हो गई थी, तो उसको थोड़ा और तेज कर देंगे तो 2-4 महीने ऊपर नीचे हो सकता है। उससे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा बड़ा इससे असर पड़ेगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, जैसे कि आपने बताया 5वां सबसे ऊंचा डैम है दुनिया का, और इससे बहुत पाकिस्तान के इस भाग को लाभ होने वाला है। लेकिन जो 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 सिंधु रिवर है, उसके जो बाकी दूसरे दो डैम बना रहे हैं सिंधु रिवर के ऊपर, उनका 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 अगर वो एक्सपेडाइट करते हैं तो सबसे ज्यादा अंतर पड़ने की संभावना है। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और ये सिद्ध हो चुका है कि पाकिस्तान निश्चित रूप से एक टेरर स्टेट है। लेकिन चीन की अपनी टेररिज्म की डेफिनेशन है, उनको ये नहीं, वो कोई एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन टेररिज्म की मुझे लगता नहीं है दुनिया में कहीं भी है। चीन ने कभी भी हाफिज सईद को टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं होने दिया, हमेशा अपने वीटो का प्रयोग किया। तो चीन का अपना एजेंडा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं आशीष, अगर मैं चीन को सही समझता हूं तो चीन का सिर्फ अपना और अपना इसमें इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट है सीपीईसी को किसी प्रकार से खत्म किया जाए। और ये जो डैम प्रोजेक्ट्स हैं, ये तमाम डैम प्रोजेक्ट्स उसी सीपीईसी का हिस्सा हैं कहीं ना कहीं। तो ये उस अपने सीपीईसी के प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर और रहा है। इस एक्सपेक्ट जी, यूके देवनाथ जी भी जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ जी, चाइना अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। सामने ये कहता है कि किसी भी तरीके के जो आतंकवाद है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की प्रत्यक्ष तौर पर मदद कर रहा है। अब तो अप्रत्यक्ष भी नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरीके से डैम का जो काम है जल्द पूरा करने के लिए कहा गया है, 800 मेगावाट जो है बिजली जो है वो उत्पादन इस डैम से होगी, और पाकिस्तान को सीधी मदद मुहैया कराने का मतलब यहां क्या है? देखिए, चीन जो है वो हमेशा पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा रहेगा। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, इसके अलावा भी बहुत सारे डैम वो खैबर पख्तूनख्वा में बना रहा है। बेरई प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने पूरे एशिया में चालू किया ये काम, और सीपेक के प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने पाकिस्तान में काफी सारी जगह ऐसे प्रोजेक्ट चालू किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दासू डैम बना रहा है, डायमर डैम बना रहा है, और सुकी डैम बना रहा है। सुकी डैम पर तो करीब करीब $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है। चाइना का पर्पस एक ही है कि इन सब को करके वो पाकिस्तान को अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है। ये समझना पड़ेगा कि चीन जो है पाकिस्तान को ग्लोबल, अगर आप ग्लोब उठा के देखें, नक्शा उठा के देखें, तो चीन जो है वो सीधा पाकिस्तान के थ्रू एक रास्ता चाहता है जो कि उसको गल्फ ऑफ पर्शिया तक ले जाए, पर्शियन गल्फ तक ले जाए, सीधा ग्वादर के रास्ते से, या लाल सागर से होते हुए सुएज कैनाल तक ले जाए। चीन की ये स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि चीन को दूसरा एकमात्र रास्ता जो अवेलेबल है वो समुद्र के रास्ते से है, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, फिर मलक्का स्ट्रेट होकर हिंद महासागर होके वो पर्शियन गल्फ की तरफ जाए या लाल सागर की तरफ जाए। ये चीन के कह सकते हैं जेगुलर वेन वाली बात है। दूसरी बात है, चीन को पाकिस्तान की दरकार इसलिए भी है क्योंकि चीन पाकिस्तान के कंधे पे पैर रखकर अफगानिस्तान में छलांग मारना चाहता है। और अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी अफगानिस्तान में तालिबान से दोस्ती कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी तालिबान को प्रॉमिस कर दिया है कि वो $3 बिलियन खर्चा करके अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर अफगानिस्तान में बनाएंगे। तो चीन चाहता है कि इसके पहले कि अमेरिका तालिबान के साथ अफगानिस्तान में पींगे भरे, चीन पाकिस्तान के कंधे पे हाथ रख के जल्दी से अफगानिस्तान पहुंचना चाहता है। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी का अगले 50 साल की पर्सपेक्टिव का आइडिया है। और एक छोटी सी चीज तो है ही कि चीन चाहता है कि एशिया में अगर भारत को नीचा दिखाना पड़ेगा तो इसके लिए बड़ा अच्छा है, उनको एक डुगडुगी मिला हुआ है पाकिस्तान के रूप में। जी, वो उनका बहुत छोटा सा नजरिया है, वो बहुत छोटी जमूरा टाइप है पाकिस्तान बेसिकली। जी हाँ, चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल जो भारत के विरुद्ध कर रहा है वो उनकी जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है उसका सिर्फ 1% है। बाकी उनका जो चीन जो पाकिस्तान को अपने कब्जे में रखना चाहता है, अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रखना चाहता है, वो चीन की ग्लोबल पर्सपेक्टिव का करीबन 30% है। बाकी चीन का ध्यान ताइवान की तरफ है, चीन का ध्यान साउथ चाइना सी की तरफ है, चीन का ध्यान
बहुत बड़े 40% चीन की विदेश नीति और विदेशी इन्वेस्टमेंट अफ्रीका जा रही है। तो वो चीन ने पाकिस्तान नाम का एक मंकी हमारे पीठ पे बिठाया हुआ है। हालांकि मुझे लग रहा है जी अफ्रीका का आपने जिक्र किया, अफ्रीका में सऊदी अरब भी बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रहा है। एक महाशक्ति जो बनने की कोशिश है वो भी सऊदीया की वो साफ नजर आ रही है, क्योंकि पहले अमेरिका, फिर चाइना, अब सऊदीया भी वहां पर उस मैदान में कूद रहा है अफ्रीका के। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी भी विदेशों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये सोचना पड़ेगा कि सऊदी को दो चिंता है। एक तो उनके जितने पेट्रो डॉलर्स हैं उसकी बैंकिंग फैसिलिटी सऊदी का कोई बैंक नहीं करता। वो अमेरिका कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसे होते हैं कि वो सारे पैसे उनको अमेरिकन बैंक्स में रखना पड़ता है, अमेरिका की जमीन में रखना पड़ता है। दूसरी तो उनके पास बिलियंस एंड बिलियंस, ट्रिलियंस और ट्रिलियंस रुपीस जमा हो रहे हैं। दूसरी चीज है, सऊदी को मालूम है कि अगले 40 साल में उनका पेट्रोल गैस सब खत्म होने वाला है, तो उनको दूसरे तरीके चाहिए, जो कि या तो सऊदी की जमीन पर इन्वेस्टमेंट हो जाए आज से 40 साल बाद, सऊदी दूसरे तरीके से अपनी रोजी रोटी कमाएगा, या सऊदी को इन्वेस्टमेंट करना है अपने पृष्ठभूमि में, जस्ट बैकग्राउंड में ही अफ्रीका है, ताकि वहां पर वो अपने जो सीनियर कैडर्स हैं, मैनेजमेंट हैं, उनके जो बच्चे हैं, भविष्य में वहां पर अफ्रीका में जाकर सब बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बने, सीनियर मैनेजर्स बने। तो ये सऊदी का लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट इस करना। पे एक हम डिबेट शो भी करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे यूके देवनाथ जी, आप सभी खास मेहमानों के साथ। लेकिन आज चाइना टॉपिक है। चीनी मामलों के जानकार अभिषेक प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, ये बताइएगा कि चीन की नीति, नियत क्या कुछ कह रही है? देखिए, अगर चीन पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक संबंधों को देखेंगे तो वो अपने संबंधों को बोलता है कि हायर देन माउंटेन्स एंड डीपर देन सीज। मतलब ये कि हमारी दोस्ती समुद्र से भी गहरी है और पहाड़ों से भी ऊंची। तो ये एक डिप्लोमेटिक लाइन है जो बताती है कि चीन पाकिस्तान के संबंध बहुत मजबूत है। अब उसके कई सारे कारण, एक बड़ा कारण जो है वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। 40 बिलियन से अधिक का आर्थिक दांव जो है चीन ने पाकिस्तान में खेल रखा है। डिक्सन मैक्सवेल की किताब है सीपेक, उसमें सारी बातों का जिक्र किया गया है। लेकिन पाकिस्तान को समझ में नहीं आता कि चीन का जो निवेश है वो उसके नुकसान में। 2018 में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि बीआरआई से जो फाइनेंस किए जा रहे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बहुत ज्यादा डेट डिप्लोमेसी का खर्चा है। एनडीआरसी, नेशनल डेवलपमेंट रिसर्च काउंसिल है, चाइना का एक बड़ा थिंक टैंक है जो सीपेक के मामले में वो रिपोर्ट जारी करता है आज से 2 साल 3 साल पहले, और ये कहता है कि लॉन्ग टर्म में हमें पाकिस्तान को एक सैटेलाइट स्टेट बना देना है चीन का, जहां पर चीन का निवेश, चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर, चीन की स्ट्रेटजी सब कुछ सुनिश्चित हो। तो मुझे लगता है कि ये सभी कारण है कि जो एक बड़ा निवेश चीन ने पाकिस्तान में कर रखा है वो निवेश कहीं कमजोर ना पड़ जाए, वो टूट ना जाए, वो राजनीतिक अस्थिरता ना फैल जाए, वो आर्थिक कंगाली ना आ जाए। इस वजह से जो है चीन पाकिस्तान को एक स्टेबिलिटी देना चाहता है। दूसरा कारण इसका इंडिया फैक्टर है जिसका इन्होंने जिक्र किया कि चीन जो है, चीन की जो विदेश नीति है, जो चीन की कूटनीति है, जो चाइनीज स्टडीज है, वो मोटे तौर पर इंडिया को एक साउथ एशियन प्लेयर मानती है कि भारत दक्षिण एशिया का राज्य है। लेकिन जिस प्रकार से मोदी सरकार के नेतृत्व में आज इंडिया एक एस्पिरेशनल पावर है, हम G20 को होस्ट कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में G7 के कंट्रीज हमारे साथ खड़े हुए, तो आज भारत हर ग्लोबल इश्यूज पर, इन्वायरमेंट हो, सोलर एनर्जी हो, पीस का मामला हो, डिप्लोमेसी हो, वेस्ट एशिया हो, इंडो पैसिफिक हो, सब में एक सेंट्रल प्लेयर है। तो पाकिस्तान को मजबूत करके चाइना कहीं ना कहीं ये चाहता है कि भारत के जो साउथ एशियन पॉलिटिक्स है उसी में भारत को सीमित कर दिया जाए। और तीसरा जो एक टेक्निकल कारण है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो है, जहां से नदियां निकलती हैं, जो लोग हाइड्रो एक्सपर्ट्स है, वो एक देशों के बीच समझौता होता है, लोअर राइपेरियन स्टेट्स और अपर राइपेरियन स्टेट्स। अगर आप पूर्वोत्तर की तरफ जाके देखेंगे तो ब्रह्मपुत्रा का बड़ा हिस्सा चीन से आता है। वहां पर तो चीन ने भारत के साथ कोई समझौता नहीं किया है, जो जब चाहते हैं बांध बनाते हैं, जब चाहते हैं पानी छोड़ते हैं। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पूरा पूर्वोत्तर सफर करता है। तो जिस प्रकार से चीन अपने पानी को अपना सॉवरेन अधिकार समझता है, भारत भी अपने पानी को अपना सॉवरेन अधिकार समझता है। किसको देना है, कब देना है, कैसे देना है, ये भारत का निर्णय है। मुझे लगता है कि चाइनीज लीडरशिप को, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को यह समझना होगा कि पाकिस्तान के साथ जुगलबंदी से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लाल मस्जिद का हमला चीनियों को नहीं भूलना चाहिए जो 2012 में हुआ था, उसमें बड़ी संख्या में चीनी मारे गए थे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और ये समय आ गया है कि सभी देश पाकिस्तान को छोड़ दें और शांति के लिए, सद्भाव के लिए आगे आए। मुझे लगता है ये सवाल मैं आपसे लूंगा, अंकुश श्रीवास्तव जी,
कि चाइना जो है वो पाकिस्तान में इस समय क्या कुछ चल रहा है उसको नजरअंदाज कर रहा है। आतंकवाद के बीज को पाकिस्तान ने बोया, आज उस बीज से जो फसल निकली वो उसको खुद काट रहा है। चारों तरफ से जो पाकिस्तान है वो घिरा हुआ है, कभी भी हमले सेना के ऊपर हो जा रहे हैं। चीन में मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, ये दुनिया में किसी से छिपा नहीं है। और चाइना इस बात को समझता है कि आतंकवाद की अगर कोई फैक्ट्री है तो वो केवल पाकिस्तान है। और आप ये तय मान के चलिए कि आने वाले समय में इस आतंक की जो फैक्ट्री की जो आंच है ना, वो चाइना तक जाएगी। लेकिन उसके बावजूद चाइना का निवेश करना, चाइना चूंकि एक व्यापारिक मुल्क है, लगातार निवेश कर रहा है, लगातार या यूं कहें कि ऑक्सीजन दे रहा है। अकू जी, देखिए, चाइना ऑक्सीजन दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें भी कोई शक नहीं कि चाइना जो है पाकिस्तान के साथ रह करके इस पूरे क्षेत्र में, साउथ एशिया में अपनी मजबूती करना चाहता है। इसमें भी कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान को नदियों के मामले में कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं करना चाहता है, लेकिन वहां वो इतना दबाव बना देना चाहता है कि हमारी सहायता से सब कुछ तुम कर सकते हो, खासतौर से पानी के मामले में। जैसा कि हमारे बाकी विशेषज्ञ भी बता चुके हैं, और खासतौर से जो मैं मानता हूं कि मुझसे ज्यादा काबिल हैं और जानकार हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इनका विजन जो है 40-50 साल के आगे का स्थिति बता रहे हैं। और मैं अगर उसको उसी तरीके से उल्टा सोचूं तो युद्ध की स्थितियां आज जो हैं वो वैसे ही हैं जैसे 40-50 साल पहले हम सोचा करते थे। यानी कि बड़े देश आपको लड़ाएंगे और अपने हित को साधेंगे। वो अभी भी वैसे ही स्थितियां पूरी तरीके से चल रही हैं। चाइना का इंटरेस्ट अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से हो रहा है, और वो बहुत आगे की सोच रहा है। वो किसी भी पड़ोसी देश से उसके अगर जो लाइन ऑफ कंट्रोल की जो बात होती है जी, वो उसको हल नहीं। कुछ श्रीवास्तव जी के नेटवर्क में कुछ इश्यू आ गया, उनके पास चलेंगे, लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, आपने सभी पैनलिस्ट की बात सुनी, और जो मुझे पैनलिस्ट की बात समझकर ये एहसास हो रहा है, जो मैं सोचता भी हूं कि चाइना जो है वो पाकिस्तान चाहता है, चाइना चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से उसके ऊपर डिपेंड हो जाए, और कमोबेश उसी रास्ते पर इस समय पाकिस्तान चल भी रहा है। जब भी कोई मदद चाहिए एक ही सवाल आता है, एक ही आदमी आता है, वो है चाइना। और इस डैम को बनाने के बाद जो पाकिस्तान की निर्भरता है चाइना के ऊपर, वो और ज्यादा मजबूत होगी। और चाइना एक व्यापारी मुल्क है और आने वाले समय में इसका सौदा भी करेगा, ये भी तय मान के चला जाए। जी जी आशीष जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चाइना की जो मंशा है वो पाकिस्तान को एक उपनिवेश के तौर पर डेवलप करने की है, जैसा कि अभिषेक जी ने कहा। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चाइना एक प्रीडेटरी इकोनॉमिक्स कंडक्ट करता है, एक डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी कंडक्ट करता है, और इसके माध्यम से वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को अपने कर्ज के जाल में फंसाता है। और उसके बाद जब वो कर्ज के पैसे वापस देने की स्थिति में नहीं होते हैं तो फिर जाहिर है कि वो उनकी टेरिटरी को क्लेम करेगा, जैसा कि हमने हम्बन टोटा में श्रीलंका में देखा था। श्रीलंका जब हम्बन टोटा के कर्ज को नहीं चुका पाया तो वो जो टेरिटरी थी श्रीलंका को चाइना को एक फर्म को 99 इयर्स की लीज पर दे देना पड़ा। तो ये जो चाइना की जो मंशा है वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को अपने डेब्ट ट्रैप में फंसाने की है। और हम सब जानते हैं कि BRI एक औपनिवेशिक प्रोग्राम है और उसी का हिस्सा ये CPEC है। और CPEC के माध्यम से चाइना ने पाकिस्तान में बड़ा निवेश कर रखा है, $62 बिलियन से भी ज्यादा की राशि निवेश कर रखी है। और जाहिर है कि उसके अलावा भी जो चाइना कर्जे देता है उससे भी पाकिस्तान उसकी डेब्ट ट्रैप में, उसके कर्ज के जाल में फंस चुका है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो इतने शॉर्ट साइटेड हैं, अपने आंखों पर जिस तरह से वो पट्टियां या बांध लेते हैं, या उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट इतने हावी होते हैं कि वो अपने राष्ट्र को ही गिरवी रखने का ही कार्य करते हैं। तो चाइना के समक्ष भी जाहिर है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों अपने स्वार्थों के लिए, अपने भ्रष्ट नीतियों की वजह से और अपनी अंधदृष्टि की वजह से उन्होंने पूरी तरीके से चाइना की जद में वो जा चुके हैं। कभी ये अमेरिका की जद में हुआ करते थे और आज वो चाइना की जद में जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो एक बेहद संकीर्ण जो उनकी सोच रही है, अंधदृष्टि जिसे मैं कहता हूँ, ब्लाइंड साइटेडनेस जो कहता हूँ, उसकी वजह से आज
पाकिस्तान जो है आने वाले समय में चाइना के एक उपनिवेश के तौर पर बनता जा रहा है। और इसी वजह से आशीष जी मेरा यह मानना रहा है कि भारत को आने वाले समय में चाइना को हमें नॉर्दर्न फ्रंट पर तो हमें उसको डील करना ही है, लेकिन वेस्टर्न फ्रंट पर भी वो कल को चुनौती बनेगा और वहां पर हमें कैसे चाइना से डील करना है उसको भी हमारे अपनी अभी से तैयारियां हमें करनी होंगी, क्योंकि चाइना सिर्फ ना वर्कर्स को भेजता है बल्कि वो वर्कर्स के साथ साथ वो आगे चल के जब वो टेरिटरी को क्लेम करेगा तो अपनी मिलिट्री को भी डिप्लॉय करेगा और हर तरीके की वहां पर जो हमारी टेरिटरी है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वहां पर भी वो साजिशें रचेगा। तो हमें चाइना को डील करने के लिए अब दोनों फ्रंट्स पे तैयार रहने की आवश्यकता है और इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि चाइना का जो चैलेंज है आने वाले समय में एक बड़ा चैलेंज है और पूरे विश्व के लिए मैं कहूंगा अमेरिका भी इस बात को जानता है, क्वाड के सभी राष्ट्र इस बात को जानते हैं कि 21वीं सदी का अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती अगर है किसी को अगर डील करना है तो वो चाइना की चुनौती को डील करना है। लेकिन इतना कहने के बाद इतना मैं अवश्य देखता हूं कि जो चाइना के द्वारा ये जो नीतियां अपनाई जा रही हैं, जो विस्तारवादी, उपनिवेशवादी, आधिपत्यवादी, अवसरवादी, उसकी वजह से चाइना एक्सपोज भी होता जा रहा है। अभी आप देखिए तो चाइना वर्तमान समय में विश्व की नंबर 2 की इकोनॉमी है, लेकिन ये जो नंबर 2 की इकोनॉमी बना वो विश्व के सहयोग से ही जब 1979 के बाद से चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुए, बड़ी सप्लाई चेन स्थापित हुई। अमेरिका जब वहां गया और यूरोपीय राष्ट्र, जापान और बड़े औद्योगिक राष्ट्रों की कंपनीज वहां जब पहुंची तो वो एक फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन करके उभरा और जाहिर है कि उन कंपनीज को अपना फायदा भी देखना था, चीप लेबर था और एक रिसोर्सेस अवेलेबल थे। तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसका अपना लाभ जरूर उठाया, लेकिन चाइना इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चाइना के हुक्मरान कई बार भूल जाते हैं कि वो विश्व के सहयोग से ही नंबर 2 की इकोनॉमी बने हैं और यदि विश्व चाइना से विड्रॉ करता है और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि सप्लाई चेन्स वहां से विड्रॉ हो रही हैं, वो नए डेस्टिनेशंस की तलाश में है, भारत के लिए भी एक अच्छा अवसर है। तो ऐसे में चाइना की इकोनॉमी को हैवी लॉसेस होंगे और ये तय है कि उनको हैवी लॉसेस होंगे। लेकिन अनुर माथुर जी, एक सवाल ये भी उठता है कि हम कितनी जल्दी चाइना का एक विकल्प के तौर पर अपने आप को साबित कर पाएंगे। देखिए विकल्प हम हैं लेकिन पूरी तरीके का विकल्प हम नहीं। मैं आता हूं आपके पास अंकु जी। आशीष जी देखिए, पहले तो मैं एक लाइन जो संजीव श्रीवास्तव जी ने कहा उसमें 1-2 लाइन जोड़ना चाहता हूं। देखिए पाकिस्तान का जो चाइना के प्रति रवैया है उसका एकमात्र कारण यह है कि पाकिस्तान की यूनिपॉइंट एजेंडा पॉलिसी है भारत का विरोध। पाकिस्तान का जन्म भारत के विरोध की वजह से हुआ था और उसी झूठ की बुनियाद पर जिस देश का जन्म हुआ उसके बाद उनकी उसी झूठ की बुनियाद पर अनुज माथुर जी वो जीता भी है और अपनी आवाम को भारत से 20 साल पीछे रखता भी है। आज भी वहां पर वो 20 साल पुरानी मोटरसाइकिलें तस्वीरों में चलती हुई दिख जाती हैं जो हमारे यहाँ बैन है। और मैं यही बोल रहा हूँ कि 30 साल पीछे और अब उनके जो ये पॉलिसी जो एंटी इंडिया रिटॉरिक के ऊपर बेस्ड है वो पॉलिसी उसे और पीछे धकेल रही है। ये बात उनको समझने की आवश्यकता है। ये अच्छा, दूसरी बात जो आपका जहां तक प्रश्न है, देखिए भारत ऑलरेडी एक चाइना के अल्टरनेटिव के रूप में उभर करके आ रहा है। इनफैक्ट जो चाइना के थोड़े से एग्रेसिव जो मूवमेंट्स भी हमको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, वो शायद इसीलिए एग्रेसिव मूवमेंट्स, एंटी इंडिया मूवमेंट नजर आ रहे हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जो निवेश चीन से बाहर निकल करके जा रहा है उसका एक नेचुरल फ्लो जो है वो भारत में आएगा। और एक बात और ये सबसे अनुज जी समय की कमी है, आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, फाइनल कमेंट सबसे लूंगा। बस यही कह रहा था कि जो चीन का जो आज का रवैया है उसकी वजह यही है कि चीन जो है ये समझ रहा है कि उनका जो इकोनॉमिक आउटफ्लो है वो भारत के अंदर जा रहा है। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं कि जो अमेरिका है, अमेरिका को भारत में कहीं ना कहीं एक ऐसा जगह नजर आ रही है जो कि उनको चीन को काउंटर करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। यूके देवनाथ जी 30 सेकंड प्लीज। देखिए चीन जो है हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेगा। चीन ने जब सीपैक प्रोजेक्ट शुरू किया था तो ये एस्टिमेट किया था कि इससे पाकिस्तान की जीडीपी में 7.5% की ग्रोथ आएगी, लेकिन अभी तक आंकलन है मात्र 1% की ग्रोथ आई है। एक और चीज जो मैं बता दूं, चीन ने पाकिस्तान को 1000 ट्रक देने का वायदा किया था सीपैक पे चलाने के,
यानी शिंगजान से 500 ट्रक रोज चलेंगे और वो पहुंचेंगे ग्वादर, और रोज ग्वादर से 500 ट्रक चलेंगे वो शिंगयान जाएंगे। लेकिन ग्वादर पोर्ट में या पूरे रास्ते में कोई बिजनेस ही डेवलप नहीं हुआ। आज की तारीख में मुश्किल से 100 चाइनीज ट्रक चल रहे हैं, यानी 50 शिंगयान से ग्वादर की तरफ जाते हैं दिन में, और 50 ग्वादर से शिंगजान की तरफ, यानी टोटल इसकी यूटिलाइजेशन रेट जो है वो 5% से भी कम हो रही है। जी जी, अखुद जी प्लीज। मानना ये है कि हमें चीन क्या पाकिस्तान के साथ कर रहा है इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कई मामलों में नियमित रूप से प्रक्रिया में है और ये सब दुनिया जानती है कि चीन भारत के साथ नहीं है। तो इसलिए उससे ज्यादा जरूरी ये है जो हम कर भी रहे हैं कि हम अपनी जमीन बहुत मजबूत रखें। विदेश का दुनिया का 70% हिस्सा जो है हमारे साथ है। 70% से ज्यादा देश के मामले में देखेंगे तो हो सकता है 90% देश हमारे साथ जी। हैं, और अगर जमीन में देखेंगे तो 70% जमीन के लोग हमारे साथ हैं। लेकिन हमें अपनी जमीन को, अपने हिस्से के जो काम है वो बहुत बड़े तेजी से हाँ, करते पूरे रहने करने होंगे। होंगे। अभिषेक और वो जी चाहे रावी प्लीज। सतलुज व्यास को लेकर के हो और चाहे वो सिंधु जो जी। पानी को लेकर रोकने को लेकर हो, अभिषेक जी, क्योंकि समय जी, की कमी अकू जी। अभिषेक जी। देखिए, वो 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, तब देश के रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था कि चाइना इज द पोटेंशियल थ्रेट। और आज ये पोटेंशियल थ्रेट हमारे पाकिस्तान के साथ एक पोटेंशियल पार्टनरशिप बना रहा है। मुझे लगता है भारत को ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों कॉरिडोर पे चौकन्ना रहने की जरूरत है। अभी कुछ दिनों पहले ही भारतीय सेना ने वहां पर प्रहार शक्ति गुवाहाटी में किया है। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म के एजेंडे के साथ भारत चले तो चाइना और पाकिस्तान का जो भी नेक्सस है उसको हम तोड़ पाएंगे, उसको कमजोर कर पाएंगे, और इन दोनों ही तानाशाही देशों को पूरी दुनिया के सामने हम एक्सपोज भी कर पाएंगे। संजीव श्रीवास्तव जी, आखिरी कमेंट देखिए आपसे। आशीष जी, चाइना और पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों को यदि हमें डील करना है तो हमें अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पास्चर को, अपनी कंप्रेहेंसिव नेशनल पावर को लगातार सशक्त और मजबूत बनाना होगा। और ये जो राष्ट्र हैं वो ताकत की भाषा समझते हैं, शक्ति की भाषा से ही डील किए जा सकते हैं। और इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि भारत को अपना समग्र जो विकास है, जिसमें कि डिफेंस और सिक्योरिटी जी। भी जाहिर है कि उसका इंटीग्रल पार्ट है, उसको लगातार रोबस्ट बना करके रखना होगा, और तभी हम इस दोनों पड़ोसियों से ठीक तरीके से डील कर सकते हैं। अनुज माथुर जी आपका, यूके देवनाथ जी आपका, संजीव श्रीवास्तव जी आपका, अभिषेक प्रताप सिंह जी आपका और अखिल श्रीवास्तव जी आपका। आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ 5 पैनलिस्ट जुड़े हुए थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा, लेकिन इस बात को तो आप समझिए, चाइना के कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। चाइना कहता कुछ और है, करता कुछ और है, और साफ तौर पर दिख रहा है कि वो पाकिस्तान की खुलेआम मदद कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को भूल गया कि चाइना एक व्यापारी मुल्क है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, और पाकिस्तान की आवाम को इस बात को समझना चाहिए।